आज हम न्यूटन की गति का तीसरा नियम और इस पर आधारित जो उदाहरण हमें किताब में दे रखे हैं उनको हल करेंगे और समझेंगे। तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम को समझने के लिए हमें दो शब्द को याद कर लेना है, क्रिया, प्रतिक्रिया। कोई भी वस्तु, कोई भी घटना, कोई क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होती है। हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी अगर देख लें, अगर हम कोई गलत काम कर देते हैं, अगर हमने घर पे कोई गलती कर दी तो हमको उसकी डांट पड़ती है, हमारे पापा से, मम्मी से, बड़े भाई बहन से डांट पड़ती है, यानी हमने क्रिया करी गलती करने की, तो प्रतिक्रिया क्या हुई कि हमें डांट पड़ी। ठीक है ना? तो इस तरह से अगर हम किसी को एक घूंसा मारते हैं, ज़ोर से घूंसा मारते हैं या झापट मारते हैं तो क्या होता है, कुछ चोट हमारे हाथ पर भी लगती है। सिर्फ ऐसा नहीं होता जिसको मारा उसी के लगी, पलट के उसको मारने के फलस्वरूप प्रतिक्रिया ये होती है कि हमारे हाथ पे भी चोट लगती है। तो ये क्या हुआ, क्रिया के साथ साथ प्रतिक्रिया भी हुई। जैसे एक बॉल को दीवार पे मारते हैं तो पलट के बॉल हमारी तरफ आती है ना। क्रिया क्या हुई, दीवार पे मारना, प्रतिक्रिया क्या हुई, बॉल का हमारे पास आना। तो इस तरह न्यूटन की गति के तीसरे नियम को हम याद रख सकते हैं क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से। कोई भी एक क्रिया होती है तो उस क्रिया के फलस्वरूप उसकी प्रतिक्रिया, उलट क्रिया भी ज़रूर होती है, एक्शन रिएक्शन ज़रूर होता है। तो उसी को न्यूटन ने समझाया और इसका हमने इस्तेमाल भी किया है, करते भी आए हैं हमारे दैनिक जीवन में। हम किस किस तरह से यूज़ हो करते आए हैं, उन घटनाओं को देखो, इसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि परिभाषा क्या बनती है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, एक वस्तु ने दूसरी वस्तु पे बल लगाया, तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। एक वस्तु ने दूसरी वस्तु पे बल लगाया तो उसी समय जब बल लगाया है तो उसी समय, तात्क्षणिक मतलब तत्काल, उसी क्षण वो जो दूसरी वस्तु है वो भी पहली वस्तु पर बल जरूर लगाती है। एक क्रिया हुई, दूसरी क्या हो गई, प्रतिक्रिया हो गई। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, देखो, दोनों बल परिमाण में समान होते हैं। जो भी क्रिया द्वारा जो बल लग रहा है और जो प्रतिक्रिया होती है वो दोनों बल कैसे होते हैं, परिमाण में समान होते हैं, लेकिन उनकी दिशा विपरीत होती है। जैसे बॉल को हमने एक दिशा में मारा तो पलट के बॉल दूसरी दिशा में वापस आई। ठीक है, तो उनकी दिशा क्या होती है, बदल जाती है। दूसरा पॉइंट है, दोनों बल भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करते हैं। हमने मारा दीवार पे और दीवार ने मारा बॉल को, है ना। तो इस तरह से दोनों बल जो कार्य करते हैं वो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करते हैं। दोनों विरोधी बलों को क्रिया और प्रतिक्रिया बल कहा जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया बल कहा जाता है। तो कुछ उदाहरण हैं जिनकी जो कुछ क्रियाएं हैं जो कि हम करते आए हैं, देखते आए हैं, तो उसको इस नियम के आधार पे देखो समझने की कोशिश करते हैं। दो व्यक्तियों का टकराना, जब दो व्यक्ति आपस में टकराते हैं तो ऐसा नहीं होता कि जिसने टक्कर मारी है उसको चोट ना लगे। अगर उसने दूसरे को टक्कर मारी है तो ये बिल्कुल क्लियर होता है कि वो भी चोट खाता है। तो एक तरफ टक्कर मारने की तो क्रिया हो गई और पलट के जो चोट लगती है वो क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। हम कैसे चलते हैं, देखो, जब हम ज़मीन पे पाँव रखते हैं, एक पाँव को आगे बढ़ाते हैं तो दूसरे पाँव से ज़मीन के ऊपर हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ धक्का देते हैं, चलते समय। लेकिन हम इतना अनजाने में करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता, इतना हमारी आदत का हिस्सा बन गया है कि हम ध्यान ही नहीं दे पाते। तो आप याद करिए, अब चल के देखिए कि बिना पीछे धक्का लगाए हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, पीछे धक्का लगाना पड़ेगा तो हमारा शरीर आगे की तरफ बढ़ता है और हम चल पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से न्यूटन की गति के तृतीय नियम से क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से हम इसको समझ रहे हैं। बंदूक का पीछे की ओर झटका मारना, हमने मेलों के अंदर या कहीं एग्जीबिशंस वगैरह लगी रहती है तो बॉल से बंदूक को मारते हैं, उसमें बंदूक में छर्रे लगे हुए होते हैं, उस छर्रे से हम गुब्बारों को फोड़ना होता है हमें। तो जब हमारे कंधे के ऊपर बंदूक रखी जाती है तो उस बंदूक से जब हम दागते हैं गुब्बारे की और छर्रे को गोली मान सकते हैं तो उससे चलाते हैं तो क्या होता है, एक झटका हमको पीछे की तरफ भी महसूस होता है। तो जिस बल से उस गोली को दागा गया है वो जो बल है वो बल लगाता है हमारे कंधे को और हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं।
रॉकेट का उड़ना। तो रॉकेट भी कैसे उड़ पाता है पता है? रॉकेट में क्या होता है, बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है, और वो गैसों की मिश्रण जो होता है, तो जब वो क्रिया करना शुरू करते हैं आपस में, जो गैसेस उसमें भरी हुई होती है वो आपस में क्रिया करना शुरू करती है। क्रिया करने की फलस्वरूप हीट उत्पन्न होती है, एनर्जी उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उस ऊर्जा की वजह से वो एक बल लगाती है, सब गैसेस बाहर निकलती है, और वो इतना बल बढ़ जाता है कि जोर से वो ज़मीन की तरफ धक्का, वो गैस निकलती है, और गैस निकलती है और रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से रॉकेट को जो स्टार्ट होता है, रॉकेट की जो शुरू होने वाली प्रक्रिया है, वो भी न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर ही आधारित है, कि इतनी जोर से उसके अंदर गैस बाहर निकलती है तो रॉकेट प्रक्षेपात हो पाता है, प्रक्षेपित हो पाता है, उड़ पाता है। तो तीसरा लास्ट है, नाव का पीछे की ओर चले जाना। नाव बोटिंग हमने कभी करी हो, और बोट से हमको ज़मीन पे आना है, तो हम क्या करते हैं, एक पाँव को पीछे की तरफ रखते हैं और दूसरे पाँव को आगे की तरफ करते हैं और कूदते हैं। तो हमारा जो पीछे का वाला पाँव है वो धक्का देता है नाव को, नाव को धक्का देता है, तो हम आगे तरफ बढ़ पाते हैं। तो हम देखेंगे जैसे ही हम आगे बढ़े तो नाव हमको पीछे जाती हुई दिखाई देगी। जब हम चलते हैं तो ज़मीन हमको पीछे जाती हुई दिखाई नहीं देती, क्योंकि ज़मीन स्थिर है, लेकिन उसी क्रिया को हम नाव पे देख सकते हैं कि वो नाव पीछे जाती हुई दिखाई देगी और हम आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो हमारा आगे बढ़ना क्रिया हो गई और नाव का पीछे जाना प्रतिक्रिया हो गई। तो इस तरह से हमने न्यूटन की गति के नियम को समझा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ जुड़ी हुई है, वो है संवेग। संवेग के आधार पे हम इसको कैसे समझा पाते हैं, देखिए, संवेग संरक्षण इसमें किस तरह से होता है। जब दो वस्तुएं टकराती है तो उनके संवेगों का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर होता है, यानी क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा बराबर होती है। कब तक बराबर होगी? जब उनके ऊपर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा हो, तो क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर होती है। यह कहलाता है संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है, याद हो गया, क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही होगी, वो संवेग संरक्षण का नियम हो गया। क्रिया प्रतिक्रिया क्या है? क्रिया होती है संवेग के माध्यम से, संवेग होगा तभी क्रिया होगी। ठीक है, जिसको हम उदाहरण को एक प्रयोग से समझते हैं। देखिए, दो गेंद है हमारे पास, ए और बी। ठीक है, तो उन दोनों गेंदों की आपस में हम टक्कर कराते हैं और उसके आधार पर एक फॉर्मूला निकलेगा। देखिए कैसे करेंगे। दो गेंद है जो कि गतिमान है, तो ए और बी, उनका दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है। तो दो गेंदें हैं, हम द्रव्यमान को लेते हैं m से, तो हम एक को मान लेते हैं ma इसका द्रव्यमान हो गया और दूसरी गेंद का द्रव्यमान mb हो गया। दोनों गतिमान हैं और दोनों की टक्कर हो रही है, और टक्कर होने के बाद वापस से दोनों गेंदें आगे की तरफ बढ़ जाती है। तो इसमें तीन चीज़ें हैं। तीन चीज़ें कौन सी है? दोनों का द्रव्यमान अलग अलग हो गया, और टक्कर से पहले का जो वेग है वो क्या वेग कहलाएगा? प्रारंभिक वेग कहलाएगा, u कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दोनों ua और ub गति से गतिमान है। यहाँ पे इन दोनों की टक्कर हो गई। टक्कर के दौरान क्या हो रहा है? ए जो गेंद है वो बी पर बल लगा रही है, तो उसको बोलेंगे FAB। तो FAB से आपको ध्यान रहेगा कि FAB का मतलब है यह वो बल है जो ए ने बी के ऊपर लगाया है। और इस दौरान, टक्कर के दौरान, ए ने तो बी पे बल लगा लिया, लेकिन बी भी ए के ऊपर बल लगाता है, वो है FBA से हम उसको व्यक्त कर रहे हैं। और टक्कर लगाने के बाद दोनों गेंदें वापस से आगे बढ़ जाती है और चलने लग जाती है। ये जो बात हमने समझी है चित्र के माध्यम से, उसी बात को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। दो गेंद ए और बी जिनका द्रव्यमान MA और MB है, सरल रेखीय दिशा में UA व UB गति कर रही है, और UA इज ग्रेटर देन UB, ग्रेटर होगा तभी टक्कर होगी। पीछे वाली जो गेंद आ रही है, पीछे कौन सी गेंद आ रही है? A गेंद आ रही है। ये इसका गति ज़्यादा होगी तभी वो बी को टक्कर दे सकेगी, तो ए का वेग ज़्यादा है और टी समय में एक दूसरे से टकरा रही है। ए द्वारा बी पर लगाया गया बल FAB हो गया और बी द्वारा ए पर लगाया गया बल FBA हो गया, और टकराने के बाद इनका वेग हो जाएगा VA और VB। तो ये बात हमने समझ ली। अब क्या होगा? अब इनका संवेग कितना होगा? देखो, टकराने से पहले और टकराने के बाद। तो संवेग क्या है? संवेग है द्रव्यमान और उसके वेग का गुणा। द्रव्यमान गुणा वेग संवेग है। ठीक है, तो ए का संवेग कितना हो जाएगा?
MAUA, क्योंकि ये टकराने से पहले है, द्रव्यमान गुणा वेग होता है, तो हम कब निकाल रहे हैं, टकराने से पहले निकाल रहे हैं, तो U काम में लेंगे, और टकराने के बाद का संवेग निकालेंगे तो V काम में लेंगे, राइट। तो इस तरह से A का संवेग ज्ञात कर लिया और B का संवेग ज्ञात कर लिया, टकराने से पहले और टकराने के बाद। अब दोनों की जब टक्कर हुई है तो उस समय जो बल लगा है उस बल का मान क्या होगा, तो हम जानते हैं F बराबर ma होता है। तो A क्या है, A है त्वरण। त्वरण हम कैसे ज्ञात करते हैं, A बराबर V माइनस यू बटा टी। तो A की जगह हमने लिख दिया V माइनस यू अपॉन टी लिख दिया। तो वी ए, क्योंकि हम A का याद कर रहे हैं, A में संवेग में परिवर्तन हो रहा है वो ज्ञात कर रहे हैं, तो ये लिख देंगे हम FAB, और B में ये संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो हमने लिख दिया F बराबर ma से। ठीक है, अब गति के तृतीय नियम के अनुसार क्या हो रहा है कि दोनों परिवर्तन, जो संवेग में परिवर्तन है, संवेग में जो बल लग रहा है वो बराबर होंगे और विपरीत होंगे। तो एक दूसरे की बराबर तथा विपरीत होंगे, यानी FAB होगा FBA के बराबर, लेकिन माइनस में होगा। ऋणात्मक चिन्ह हमको क्या बता रहा है कि इसकी दिशा विपरीत हो गई है। तो इनकी वैल्यूज़ जो हमने पीछे निकाली है, FAB का मान जो हमने निकाला है वो लिख देंगे, FBA का मान जो हमने निकाला है वो लिख देंगे। तो दोनों गेंदों का संवेग बदलता नहीं है जब तक कि उनके ऊपर बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा हो। यह संवेग संरक्षण का तीसरा नियम है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको ये सूत्र मिल जाएगा, संवेग संरक्षण का नियम का सूत्र मिल जाएगा, MAVA प्लस MBVB बराबर MAUA प्लस MBUB। तो ये संवेग संरक्षण का नियम है जो कि हमें न्यूमेरिकल्स को हल करने में काम में आएगा। तो कुछ उदाहरणों को हम देख लेते हैं और उनको हल करते चलते हैं, जिससे कि हमको इनके अनुप्रयोग भी समझ में आ जाएंगे। देखो, 2 किलोग्राम के एक पिस्टल से 20 द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है। तो पिस्टल के पीछे हटने के वेग का परिकलन कीजिए। अब संवेग संरक्षण के नियम के अंदर क्या है, 2 वस्तुएं हैं, तो हमको ये समझना है कि 2 वस्तुएं कौन कौन सी है। अब दोनों वस्तुएं हैं तो दोनों का द्रव्यमान होगा, उनका प्रारंभिक वेग होगा, उनका अंतिम वेग होगा। तो इन दोनों बातों को अलग अलग अच्छे से हमको समझना है और फिर उनको हम लिख देंगे कि हमको प्रश्न में क्या दिया गया है। तो सवाल को 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ेंगे और अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सी वैल्यू क्या बता रही है। 2 किलोग्राम की एक पिस्टल है, यानी कि M1 हम इसको मान सकते हैं। किसको माना हमने, पिस्टल को माना। 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली, तो ये दूसरी वस्तु हो गई, इसको हम मान लेते हैं M2। 150 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है, तो ये क्या हो गया, वेग हो गया, उस वेग से छोड़ा जा रहा है। तो वेग किसका हुआ, ये पिस्टल का वेग हुआ या फिर गोली का वेग हुआ, ये हमको समझना है। तो ये हुआ गोली का वेग। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि गोली छोड़ी जा रही है तो गोली का वेग हुआ। अब ये प्रारंभिक वेग है या अंतिम वेग है, ये समझना है। तो देखो, पिस्टल है, उसमें गोली है और उसको छोड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब दोनों पिस्टल भी और गोली भी प्रारंभिक वेग उसका क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वो दोनों क्या है, विराम अवस्था में है। और जब छोड़ा जा रहा है तो ये हो गया उसका अंतिम वेग। तो हमने M2 गोली को लिया था, यानी 2 नंबर की वस्तु को हमने गोली माना है, तो जो वेग गोली का है तो ये हो जाएगा हमारा V2, राइट। उसके बाद पिस्टल के पीछे हटने का वेग ज्ञात करना है, यानी कि हमको V2 ज्ञात करना है। अब हमने सवाल अच्छी तरह समझ लिया, तो हमको क्या करना है, सिंपली जो प्रश्न में दिया है वो लिख लिया हमने। M1 U1 V1 कितना हो गया, M2 U2 V2 क्या हो गया। अब इसमें एक ट्विस्ट है कि M1 दे रखा है 2 किलोग्राम और M2 दे रखा है 2 ग्राम, दोनों के मात्रक फर्क हो गए। ठीक है, तो मात्रक फर्क हो गए तो हम उसको एक साथ काम में नहीं लेंगे और हम चेंज करेंगे अब ग्राम को किलोग्राम में, क्योंकि हमने समझा था कि जो SI यूनिट है द्रव्यमान की, जो SI यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम है। तो हम जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो SI यूनिट को साथ में लेकर करेंगे, और अगर कोई दूसरी यूनिट आती है तो उसको कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में। ठीक है, तो हम इसको 2 ग्राम को हमने कन्वर्ट कर लिया, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 में 1000 का भाग दे दिया, तो 0.02 किलोग्राम इसका गोली का द्रव्यमान हमें प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हमने इनकी जो प्रश्न में हमको मान दे रखे थे उनको हमने हमारे सूत्र के हिसाब से छांट लिया।
अब लिख लेंगे हम संवेग संरक्षण का नियम क्या है। संवेग संरक्षण का नियम हमने लिख लिया, m1v1 प्लस m2u m1u1 प्लस m2u2, और इसके अंदर हमने मान रख देंगे, मान करके हम गणना कर देंगे। और ये मैं मान के चल रही हूँ कि ये गणना जोड़ बाकी गुणा भाग और बोर्ड मास का नियम जिसके तहत हम गणना करते हैं, तो इसके ये आप अच्छे से करने में सक्षम हो। और ये जितनी गणनाएं आप करते जाएंगे, जितने गुणा भाग, पॉइंट्स के गुणा भाग आप करेंगे, उतने ज़्यादा आप परफेक्ट होते जाएंगे, मतलब गलतियां कम करेंगे। तो ये गणना हमको ज़रूर करनी है, सिर्फ समझ के नहीं छोड़ना है इसको, और कॉपी भी नहीं करना है। ये गणनाओं को हम कोशिश करेंगे कि अपने आप करें, हर गुणा को करके देखें, हर भाग को करके देखें, और लास्ट में सूत्र आंसर को मैच कर लें। मैच कर लेंगे, अगर आपका सही आता है तो बहुत अच्छी बात है, अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं हम कि हमारा सही आ गया। और अगर गलत आता है तो हमारी गलती को जांचेंगे कि कहाँ पे गलती हो रही है और करेंगे। तो इस तरह से आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, अपने आप को भी चैलेंज देते जाओ, अपने आप को चैलेंज देते जाएंगे और उसको पार करते जाएंगे, तो हम वैसे ही सीखते चले जाएंगे। तो इस तरह से V1 हमने ज्ञात कर लिया, 1.5 मीटर पर सेकंड आ गया। तो पिस्टल का प्रतिक्षेपित वेग, जो कि पलट के जो वेग आ रहा है, वो इतना हो जाएगा। और ऋणात्मक चिन्ह बता रहा है किसकी, पिस्टल की विपरीत दिशा को बता रहा है, क्योंकि गोली आगे की तरफ दागी गई और पिस्टल हो गया पीछे की तरफ होगा। जो पिस्टल पीछे की तरफ धक्का खाएगी, जो कि हम कंधे पे महसूस करते हैं उस धक्के को, तो वो पीछे की तरफ जाएगा। तो ये ऋणात्मक चिन्ह क्या बता रहा है, विपरीत दिशा को बता रहा है। अगला उदाहरण है, 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक लड़की 5 मीटर प्रति सेकंड के क्षितिज वेग से 3 किलो के स्थिर गाड़ी पर कूदती है। ठीक है, गाड़ी के पहिए घर्षण रहित हैं। गाड़ी की गति प्रारंभ करने की अवस्था में लड़की का वेग क्या होगा। मान लें कि क्षैतिज दिशा में कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है, मतलब कोई भी इसमें विपरीत परिस्थितियां नहीं है, कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है। सिंपली एक दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें कौन सी हो गई, इसमें एक लड़की है और ये एक गाड़ी है। अब सवाल के हिसाब से क्या हो रहा है कि लड़की दौड़ती हुई आ रही है और वो कूद रही है, किसके ऊपर, उस गाड़ी के ऊपर कूद रही है। और कूदने के बाद क्या हो गया, वो गाड़ी और लड़की दोनों का वेग एक ही हो जाएगा और वो गतिमान हो जाएगी। तो वो वेग गाड़ी के अंदर कहाँ से प्राप्त हुआ, तो वो कहाँ से प्राप्त हुआ, जो वो जो दौड़ के आ रही है, तो जिस संवेग से वो आ रही है और कूदने के बाद उसका जो संवेग हो जाएगा वो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, दो चीज़ें अलग अलग हमको समझ में आ गई, एक तरफ लड़की है और एक तरफ गाड़ी है। तो हमको तीन चीज़ों की ज़रूरत है, m की ज़रूरत है, u की ज़रूरत है और v की ज़रूरत है, दोनों का। ठीक है, तो हम देखो निकालते हैं 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली लड़की, तो ये हो गया m1, और 3 किलोग्राम वाली स्थिर गाड़ी, तो ये हो गया m2। लड़की का मान हमने ले लिया m1। तो लड़की का प्रारंभिक वेग कितना है, एक लड़की 5 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 5 मीटर प्रति सेकंड u1 हो गया, राइट। और गाड़ी पर कूद रही है, तो गाड़ी क्या है, गाड़ी चल रही है या स्थिर है, गाड़ी स्थिर है। इसमें बता रखा है कि स्थिर गाड़ी पर कूद रही है, इसका मतलब स्थिर गाड़ी पर कूद रही है, इसका मतलब u2 क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और गाड़ी के पहिए घर्षण रहित है। अब हमको ज्ञात करना है, क्योंकि अंतिम वेग तो दोनों का एक जैसा होगा, यानी v1 और v2, क्योंकि दोनों एक ही वस्तु पर आ गई है, गाड़ी पर आ गई है, तो v1 v2 हमको ज्ञात करना है, जो कि एक ही है। तो इस तरह से हमने सवाल को समझ लिया और जो समझा है उसको हमने अलग अलग करके लिख लिया। ये लड़की का लिख लिया और ये गाड़ी का लिख लिया। ठीक है, अब तो बहुत आसान हो गया सवाल करना। संवेग संरक्षण का नियम का सूत्र लिख लिया हमने, पूरा लिखेंगे, डिस्क्राइब करते हुए लिखेंगे संवेग संरक्षण के नियम से, और हमने ये सूत्र लिख दिया और सूत्र के अंदर इनकी वैल्यूज़ को रख लिया, जो कि हम अलग अलग ज्ञात कर चुके हैं, समझ चुके हैं। m1u1, m2u2 और m1v1 और m2v2 ये हमने लिख लिया। तो v1 प्लस v2, क्योंकि दोनों का वेग दोनों एक साथ ही हैं, तो हम चाहते तो इसको भी एक साथ लिख सकते थे, सिर्फ v का इस्तेमाल भी कर सकते थे, क्योंकि दोनों एक साथ गतिमान हो रहे हैं। लेकिन तुम लोग कंफ्यूज ना हो,
कि भाई पिछले अभी जो उदाहरण हमने किया था तो उसमें v1 और v2 था, अब इसमें एक अकेला v कैसे रह गया। तो कई बार समझ में नहीं आने से हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए मैंने इसको अलग अलग लिखा। लेकिन जब सवाल करते करते समझ गए होंगे कि दोनों लड़की और गाड़ी एक साथ चल रही है, इसलिए इनका वेग अलग अलग नहीं है, इनका वेग एक ही है। तो वो वेग है 4.65 मीटर पर सेकेंड। तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार लड़की गाड़ी पर कूदने और कूदने के पश्चात गाड़ी का वेग, दोनों का संवेग बराबर होगा, जो कि है 4.65 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला सवाल है, हॉकी की प्रतिद्वंदी टीमों के दो खिलाड़ी गेंद को हिट करने के प्रयास में एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तो एक दूसरे को, ये हमने हॉकी का मैच देखा ही है किस तरह से खिलाड़ी आपस में दौड़ते हैं और टकराते हैं। तो जब दो खिलाड़ी टकरा रहे हैं तो हमको समझ में आ रहा है कि दोनों की दिशा अलग अलग है जब भी वो टकरा रहे हैं दौड़ने के लिए। तो पहले खिलाड़ी का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है और वह 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति में था। तो देखिए, सवाल करें, पहले खिलाड़ी का वेग, पहले खिलाड़ी और दूसरा खिलाड़ी, दो जने हमको चाहिए, तो दो पहले खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी हो गए। और इसमें m1 u1 v1 हम फाइंड आउट कर लेंगे, m2 u2 v2 ज्ञात कर लेंगे प्रश्न में से। तो पहले खिलाड़ी का 60 किलोग्राम है द्रव्यमान और दूसरे खिलाड़ी का है 55 किलोग्राम द्रव्यमान है। और u1 जिससे वो दौड़ता हुआ आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड है, और दूसरा खिलाड़ी जिससे दौड़ता हुआ आ रहा है वो है 6 मीटर पर सेकंड है। और टक्कर के पश्चात दोनों का वेग कितना हो जाएगा ये हमको ज्ञात करना है। तो दोनों का एक जैसा ही वेग हो जाएगा। तो इसमें भी हम ले सकते थे v1 और v2 को एक साथ जोड़ सकते थे, लेकिन अभी मैंने अलग ही रखा है ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो संवेग संरक्षण का नियम के हिसाब से हम इसको, इनकी वैल्यूज़ को रख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने u2 यहाँ पे माइनस लिखा है। तो माइनस लेने का क्या मतलब है कि यह विपरीत दिशा से आ रहा है, इसलिए इसको माइनस लिया गया है। ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि दोनों खिलाड़ी विपरीत दिशा में है, तो एक को हमको प्लस रखना पड़ेगा और दूसरे को माइनस रखेंगे। प्रश्नानुसार दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की ओर गतिमान है। तो इस तरह से इनकी वैल्यूज़ को रख के हम किसके वैल्यू निकाल लेंगे, v1 और v2। चूँकि दोनों खिलाड़ी एक साथ उलझने के बाद गतिमान होंगे, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, v भी लिख सकते हैं। तो अब हमने v की वैल्यू निकाल ली। टकराने के पश्चात दोनों खिलाड़ियों का वेग एक जैसा होगा, तो v1 v2 को v मान सकते हैं, यानी कि 0.26 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये लोग बाद में गतिमान होंगे टक्कर के पश्चात। ठीक है, तो इस तरह से हमने न्यूटन की गति का तीसरा नियम और उस पर आधारित जो नियम है, संवेग संरक्षण का नियम जो आधारित है, उस पे आधारित सवाल हमने पढ़े और समझे। इन सवालों को आप बार बार करिए और कई बार करेंगे तभी हम थोड़े से परफेक्ट हो पाएंगे। सवाल करने का सिंपल सा नियम है कि सवाल को समझो, देखो और सोचो कि इसमें कौन सा नियम लगेगा, कौन सा सूत्र लगेगा और क्या पूछा गया है, क्या ज्ञात करना है। तो अगले वीडियो के अंदर अब हम देखेंगे जो किताब के पीछे अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं, जिसमें पूरे पहले नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, न्यूटन की गति के तीनों नियम के ऊपर आधारित सवाल है। किस में कौन सा नियम कब काम करेगा, तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेंगे। उसके अलावा हमको आवश्यकता पड़ सकती है उन सूत्रों की भी जो हमने उससे भी पहले पढ़े थे गति के चैप्टर में। गति के पहला समीकरण क्या था, दूसरा समीकरण क्या था, उसमें दूरी, तो उन सब की आवश्यकता पड़ेगी हमें। तो उनको भी हम रिवाइज करेंगे अगले वीडियो में, और रिवाइज करने के साथ साथ हम उनको हल भी करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।